हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि इफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला है आपके कि प्राप्य मृदा जल, जिसे हम बोलते हैं अवेलेबल सॉइल वाटर। ये किस प्रकार होता है, किस प्रकार ये प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें कि मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जल मृदा को उपलब्ध नहीं होता है। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार का जो जल होता है वो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। मुख्यतः कौन सा जल उपलब्ध होता है? केशिका जल का ही कुछ भाग सहायक होता है। ये किस प्रकार होता है? देखिए कि मृदा की जल धारण क्षमता, अब मृदा की जल को धारण करने की क्षमता क्या होती है। देखिए कि सामान्य अवशोषण के लिए, क्योंकि जो जनरल एब्सॉर्प्शन होता है उसके लिए सबसे आदर्श स्थिति वे होती है जब मृदा में मृदा में जल इसकी जल धारण क्षमता के क्षेत्र में हो। जब मृदा में जल इसकी जल धारण क्षमता के क्षेत्र में हो। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होती है कि गुरुत्वीय बल द्वारा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के बाद मृदा में शेष बची जल की मात्रा को जल धारण क्षमता अथवा क्षेत्र क्षमता कहते हैं। तीसरा है आपके स्थायी मलानी प्रतिशतता। ये क्या होती है कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जबकि उसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार स्थायी मलानी, या आप कह सकते हो इसको प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करती हैं, तो इस स्थिति को मृदा की स्थायी मलानी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपके इसमें, दूसरा जो फैक्टर है वो किस प्रकार होता है? मृदा वातन, जिसे हम बोलते हैं सॉइल एरेशन। तो अच्छे वातन वाली मृदा जैसे दोमट मृदा से पर्याप्त जल अवशोषित होता है, अच्छे वातन वाली, सॉइल एरेशन वाली। ठीक है। तीसरा है मृदा का तापमान। मृदा के उपयुक्त तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अधिकतम जल अवशोषित होता है। मृदा के उपयुक्त तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अधिकतम जल अवशोषित होता है। ठीक है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम होगा तो अवशोषण की दर कम हो जाएगी। आप कह सकते हो अवशोषण कम हो जाएगा। तीसरा देखिए मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना कि मृदा में अगर खनिज लवणों की अधिकता होगी तो मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि खनिज लवण है जो वो विलय का काम कर रहे हैं, अब वो जल में अगर मिलेंगे तो सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ जाती है जिससे जल अवशोषण, अब अगर सांद्रता बढ़ेगी तो जल का अवशोषण कम हो जाएगा, जबकि इसकी तुलना में तनु विलयन वाली मृदा में जल अवशोषण ज़्यादा होता है। ठीक है। ये है आपके अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके रसारोहण, जिसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्या होता है ये? तो इस टॉपिक, ऊपर टॉपिक से ही इसी के अंदर समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। जो तनु विलयन होता है इसकी तुलना में तनु विलयन वाली मृदा में जल अवशोषण ज़्यादा होता है। यहाँ रसारोहण के बारे में समझ में आ जाएगा कि मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के विभिन्न अंगों में तनु विलयन के रूप में पहुँचता है, ना कि सांद्र विलयन के रूप में। ठीक है। तनु विलयन, इसका मतलब क्या है? तनु किसको बोलेंगे हम? यानी कि डाइल्यूट, और सांद्र बोलते हैं कंसंट्रेट। तो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका मतलब इसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा है और विलय की मात्रा कम है, यानी कि जल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए ये तनु है। ठीक है। जैसे जैसे किसी के अंदर विलयन में जल मिलाते जाएंगे तो वो तनु होता जाएगा। अगर किसी विलयन में हम विलय मिलाते जाएंगे तो वो सांद्र होता जाएगा। तो तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के विभिन्न अंगों में तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। जल के इस प्रकार के स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। ठीक है। पादपों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों, वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है। पादपों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों द्वारा होता है। अब दो रसारोहण का मार्ग किस प्रकार होता है? आप कह सकते हो कि जल का स्थानांतरण जाइलम द्वारा ही होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखो
कि बालसम पादप की मूल काटकर उसके कटे सिरे को, इसकी मूल को काटकर उसके कटे सिरे को सेफ्रेनिन के विलयन में 2 या अधिक घंटों के लिए डुबोकर रखते हैं। सेफ्रेनिन का विलयन क्या होता है? एक लाल रंग का अविरंजक होता है, रंजित करने का काम करता है उत्तकों को, जो केवल लिग्निन युक्त उत्तकों, अब लिग्निन युक्त उत्तक कौन से होते हैं? जैसे जाइलम, दृढ़ोतक, इन्हें अभिरंजित करता है। ठीक है। 2 घंटे बाद बालसम की मूल की जाइलम वाहिकाएं लाल दिखाई देने लगती हैं। इसे सूक्ष्म दृष्टि में देखने पर केवल जाइलम वाहिकाएं ही लाल रंग की दिखाई देती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पादपों में जो रसारोहण होता है वो केवल जाइलम उत्तकों द्वारा ही होता है। ठीक है। तो पादपों में जो जल का स्थानांतरण होता है वो जाइलम तत्वों द्वारा ही होता है। रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण के दौरान वृक्षों में गुरुत्वीय बल के विपरीत जल, तो गुरुत्वीय बल के विपरीत जल पहुंच रहा है, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है। अगर गुरुत्व बल के विपरीत ना होकर के गुरुत्व बल की दिशा में होता तो नीचे की तरफ आता, लेकिन ऊपर चढ़ रहा है। गुरुत्वीय बल के विपरीत जल के काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ने की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्न प्रकार होते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वो सिद्धांत के बारे में देखिए आप। पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? जैव बल सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव बल सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? विटल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिका में जैव बल सिद्धांत आ गया ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिका में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न बलों द्वारा होता है। तो जीवित कोशिका आ गया, इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? जैव बल सिद्धांत। तो जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न बलों द्वारा होता है। दूसरा है, इसमें देखिए आप, इसी में ही देखिए जीवित, इसमें कुछ वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार अपने सिद्धांत दिए थे। तो गोडलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार जाइलम की पेरेनकाइमा वे मज्जा किरणों की कोशिकाओं के, जाइलम की पेरेनकाइमा वे मज्जा किरणों की कोशिकाओं, वे मज्जा किरणों की कोशिकाओं के परासरण दाब में, कौन सी कोशिकाएं? जीवित कोशिकाओं। ठीक है। कोशिकाओं के परासरण दाब, ओपी आ गया। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। तो आवर्ती किसको कहते हैं हम? आवर्ती परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? कि बार बार परिवर्तन होते हैं, जिससे रसारोहण होता है, जिससे रसारोहण होता है। ठीक है। जाइलम की पेरेनकाइमा वे मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के ऑस्मोटिक प्रेशर में आवर्ती यानी कि बार बार परिवर्तन होते हैं, जिससे रसारोहण होता है। आगे है सर जेसी बोस के स्पंदन सिद्धांत के अनुसार तने की वलकुट की सबसे आंतरिक परत, तने का जो वलकुट होता है उसकी सबसे आंतरिक परत की कोशिका जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में रहती है, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है। लयबद्ध स्पंदन, जैसे हृदय में लयबद्ध स्पंदन होता है ना, वैसे लयबद्ध स्पंदन के कारण रसारोहण होता है। तीसरा है स्ट्रासबर्गर के अनुसार जीवित कोशिका का रसारोहण से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन इनकी उपस्थिति रसारोहण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होती है। ठीक है। दूसरा है मूल दाब का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? मूल दाब का सिद्धांत। मूल दाब के सिद्धांत में क्या है कि पेरेनकाइमा कोशिका भित्ति लचीली होती है। पेरेनकाइमा कोशिका की कोशिका भित्ति लचीली होती है। इन कोशिकाओं में विलयन के प्रवेश से जल अथवा विलयन यहाँ लिख सकते हो आप, जल अथवा विलयन के प्रवेश से कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है। कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है और वे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आती है, या आप कह सकते हो आने का प्रयास करती है। तो कोशिका में उपस्थित द्रव पर धनात्मक दाब पड़ता है। जिससे द्रव की कुछ मात्रा वाहिकाओं में आ जाती है। तो वाहिकाओं द्वारा उत्पन्न इस प्रकार के दाब को मूल दाब कहते हैं। तो वाहिकाओं द्वारा उत्पन्न इस प्रकार के दाब को मूल दाब कहते हैं। ठीक है।
या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है, मूल दाब कहलाता है। ठीक है, इसे इस प्रयोग का जो उपकरण है इसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। मूल दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। अब ये जो यंत्र दिया हुआ है इस यंत्र का नाम क्या होता है, मैनोमीटर। इससे कैसे मापा जाता है, लेकिन किसी भी पौधे में इसका मान 2 एटमॉस्फेयर से अधिक नहीं होता। 2 एटमॉस्फेयर दाब ऊंचे काष्ठीय पौधों के लिए जल चढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। जो ऊंचे पौधे होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई के जो काष्ठीय पौधे होते हैं जिनसे काष्ठ प्राप्त होती है, पौधों के लिए जल चढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऊंचे काष्ठीय पौधों के लिए 12 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पौधे में इतना अधिक मूल दाब किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता। किसी भी पौधे में इतना अधिक मूल दाब, इतना ज़्यादा मूल दाब, 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मूल दाब नहीं होता। तो इसलिए इतना अधिक मूल दाब किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता। किसी भी जिम्नोस्पर्म में मूल दाब नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, इसलिए उनमें मूल दाब नहीं पाया जाता। तीसरा होता है भौतिक बल सिद्धांत। तो ये किस प्रकार होता है, इन सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों द्वारा होता है, वे जीवित कोशिका इसमें भाग नहीं लेती। जीवित कोशिकाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता। अभी तक जो हमने सिद्धांत पढ़े उसमें जीवित कोशिका भाग ले लेती है, लेकिन यहाँ जो ये सिद्धांत है इसमें जीवित कोशिका भाग नहीं लेती है। देखिए इसमें कि वैज्ञानिकों ने अनेक बलों को रसारोहण का कारण बताया, जैसे वायुमंडलीय दाब, केशिकात्व, अंत्यशोषण। सबसे प्रमुख डिक्सन व जोली के सिद्धांत हैं, जिनके अनुसार जल के संसर्जन बल वे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या अपकर्षण रसारोहण के सभी सिद्धांतों में से सबसे अधिक मान्य है, सबसे अधिक माना जाने वाला सिद्धांत है ये। ठीक है, डिक्सन और जोली के संसर्जन तनाव सिद्धांत वे वाष्पोत्सर्जनाकर्षण के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, देखिए इसमें पहला लक्षण, पौधों में मूल से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है। जल का एक अटूट स्तंभ होता है। वो किस प्रकार होता है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, पौधों में मूल से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि से, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि से पर्णशिराओं के जल स्तंभ में, पर्णशिराएं जो होती हैं उनके जल स्तंभ में तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है। इस तनाव या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं। आगे देखिए कि जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल होता है, जिसका मान 45 से 207 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। जल के अणुओं के मध्य संसर्जन बल होता है, जिसका मान 45 से 207 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। इस बल द्वारा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल का स्तंभ टूटता नहीं है। जल का स्तंभ टूटता नहीं है। ठीक है, जल का स्तंभ टूटता नहीं है, बल्कि ऊपर की ओर खींचा चला जाता है, बल्कि ऊपर की ओर खींचा चला जाता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि डिक्सन व जोली के सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव और जल के अणुओं के मध्य, वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव और जल के अणुओं के मध्य व्याप्त संसर्जन बल के कारण, जल के अणुओं के मध्य उत्पन्न जो संसर्जन बल है उसके कारण पादपों में जल को नीचे से ऊपर की ओर निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है। अब ये जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कौन सा होता है, अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय होता है। सक्रिय में तो क्या होता है कि जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं, सक्रिय भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसमें निष्क्रिय अवशोषण होता है। किस प्रकार, निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है। इस कार्य में ना तो किसी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा खर्च होती है और ना ही जीवित कोशिकाओं को कोई काम करना पड़ता है, उनका कोई योगदान नहीं होता है। ना तो किसी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा यानी कि मेटाबॉलिज्म एनर्जी खर्च होती है और ना ही जीवित कोशिकाओं को कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वर्तमान में जो है रसारोहण की क्रिया समझने में ये सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। ठीक है, इस प्रकार ये जल के अवशोषण की क्रियाविधि और आपका टॉपिक भी पूरा हो जाता है।